रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में 2023-24 का बजट पेश हुआ, जो कि वर्तमान अध्यक्षा हैं एक तरीके से। ठीक है, तो उस बजट का नाम क्या दिया गया? नव्य और दिव्य उत्तराखंड का स्वर्णिम बजट वर्ष 2023-24। ठीक है, ये बजट जो है, देखिए विधानसभा में जो पेश हुआ उस बजट की राशि है 77,407 करोड़ का बजट। ठीक है, तो ये है 77,407 करोड़ का ये बजट इस बार का रहा है। ये वित्त मंत्री जो हैं प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा ये बजट पेश किया गया है, और साथ में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इस बार का निचोड़ रहा है, उस बारे में बात करते हैं। ये है उत्तराखंड सरकार का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट देखिए। जो टोटल बजट मैंने जैसे आपको बताया अभी कि टोटल बजट है 77,407, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, और इसमें जो इस बार की राजस्व प्राप्तियाँ हैं वो हैं 57,057। ठीक है, 57,057 इसकी राजस्व प्राप्तियाँ से याद रख सकते हैं, और कुल जो प्राप्तियाँ हैं वो 76,59,2.54। ठीक है, तो ये है कुल प्राप्तियाँ, और मैंने राजस्व प्राप्तियाँ आपको बताया। ठीक है, आप एक्सपेंडिचर और इन चीज़ों को अगर समझना चाहें तो देखिए, रेवेन्यू हमेशा सरकार को कुछ माध्यमों से आता है, जैसे कि इसका कुछ प्रमुख कारण जैसे आबकारी से हो सकता है, खनन से हो सकता है, या कॉर्पोरेट सेक्टर से हो सकता है। तो गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू आता है, यानी कि राजस्व, यहाँ से सरकार को कुछ मात्रा में पैसा मिलता है, जिससे एक बॉडी रेगुलेट होती है दरअसल। ठीक है, और व्यय क्या होगा? जहाँ सरकार खर्च करेगी, कोई इन्वेस्टमेंट करेगी या एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, तो ये आ जाता है व्यय के अंतर्गत। आगे देखिए, समझते हैं कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो ये आप पूरा फ्लो चार्ट देख पा होंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता है, यानी कि पैसा कहाँ से आता है, यानी कि रुपया आता कहाँ से है। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, आपको जो सबसे ज़्यादा सेशन जो दिख रहा होगा, जो कलर्ड दिख रहा होगा, वो है दरअसल 27%, 27.07%। यानी कि जो रेड वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप नीचे देखिए, जो केंद्र की सहायता अनुदान है वो सबसे ज़्यादा राज्य को मिल रही है, यानी कि 27.07%। सबसे ज़्यादा जो अनुदान के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता मिल रही है, वहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें जो इसके बाद है वो 25% होगा, जाहिर सी बात है, इससे थोड़ा कम। तो जो स्वयं का कर राजस्व है, जैसे कि जो टैक्सेशन है, उससे गवर्नमेंट को 25.89% मुनाफा होता है, उससे पैसा आता है। ठीक है, ये था मेजर कि सबसे ज़्यादा आता है, तो आपको ये याद रखना 27.07% केंद्र की अनुदान सहायता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को पैसा आता है। आगे देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कहाँ है, यानी कि खर्चा कहाँ होता है, रुपया जाता कहाँ है सरकार का। ठीक है, इस बार के बजट में देखिए, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले सालों के समान ही देखिए कि सबसे ज़्यादा 24.98% वेतन, भत्ते, मजदूरी आदि अधिष्ठान व्यय में सबसे ज़्यादा सरकार का पैसा जाता है। ठीक है, तो यानी कि 24.98% सरकार का कुल व्यय, जो सबसे ज़्यादा व्यय होता है वो कहाँ होता है? वेतन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं स्टेट में, उनकी सैलरी देने में, उनके भत्ते या जो मजदूरी में या अधिष्ठान व्यय जो होता है उसमें सर्वाधिक है 24.98%। इसके बाद देख पा रहे होंगे आप 15% दिख रहा है निवेश ऋण, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट में जो ऋण है उसमें 15.23% सबसे ज़्यादा, और अन्य ऋण भी इसमें 25, अन्य व्यय भी है इसमें 25.23%। इसमें पूरा ये देख रखा है, आप खाका देख सकते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है या कहाँ पैसा जाता है। तो सर्वाधिक जो जाता है वो वेतन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, 24.98%। ठीक है, आगे देखिए, अभी देखा हमने बजट, अब देख पाएंगे हम कि वित्त मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं उनका भाषण किस तरीके से, और उस भाषण में मुख्य बिंदु क्या रहे। तो जैसे 57 पेज के टोटल है, तो इसको समराइज़ करके ही आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बजट में। ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को आत्मसात कर प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। तो आपसे पूछ सकता है ये कि इन तीनों में से कौन सा चौथा दे देगा कुछ भी, तो आपको याद रखना है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसमें। आगे देखिए, आगे जो बात कर रखी है कि हमने सशक्त उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमने अग्रणी उत्तराखंड को ध्येय वाक्य माना है, और हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए बहुआयामी कार्य योजना प्रारंभ कर चुके हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो अंडरलाइन कर रखा है, अग्रणी उत्तराखंड की ध्येय वाक्य है। तो सशक्त उत्तराखंड को संकल्प लेने के लिए आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए ध्येय वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है अग्रणी उत्तराखंड। ठीक है, जैसे कि जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट है उससे इस बजट में प्रेरणा ली गई है सप्तऋषि की। ठीक है, यानी कि 7 ऋषि की। अब देखिए केंद्र सरकार की जो प्रेरणा इन्होंने ली है इसमें, इस बजट में, तो वो देखिए समावेशी विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे का विकास, निवेश क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र। जैसे कि आपने देखा होगा रिसेंट एग्जाम में आया था कि इनमें से जो वर्तमान बजट है उसमें कौन सा नहीं था, तो उसमें जो आंसर था संभवतः वो महिला सशक्तिकरण आंसर था, जो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे सप्तऋषि से ये पूछ लेगा। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम विकास इस तरीके से करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो विकास वर्तमान का भी रहे और भविष्य का भी रहे, तो संसाधनों का दोहन उस स्तर पर ना हो कि भविष्य की संभावनाएं खत्म होती नजर आएं। ठीक है, तो इसमें आपको सप्तऋषि में याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आखिरी व्यक्ति तक, यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उस तक भी ये बात पहुंचे, है ना, उस तक भी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, उसको भी वरीयता मिलनी चाहिए। बुनियादी ढांचे का विकास, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट, निवेश क्षमता का विस्तार, यानी कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हरित विकास यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट, है ना, जो ग्रीनरी को लेकर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो, यानी कि इन्वायरमेंट का एक सेक्शन मान सकते हैं, और युवा शक्ति एवं वित्तीय क्षेत्र में वक्त का तकाजा मानते हुए तदनुरूप आवश्यक नीतिगत परिवर्तन। ठीक है,
ये सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बजट से लिया है, जो केंद्र का बजट से कुछ लिया है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए हमारा लक्ष्य है कि सशक्त उत्तराखंड एट द रेट 2025, यानी कि जो सशक्त उत्तराखंड का जो गोल है, एक टारगेट है, वो 2025 की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि आपको ये भी समझना है, जो सशक्त उत्तराखंड का जो गोल है उसकी अवधि है 2025 तक। ये इस बजट में ये इंगित किया गया एक तरीके से। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड का जो दशक है, जैसे कि आपने सुना होगा प्रधानमंत्री कई बार वक्तव्य में बोलते हैं कि ये दशक उत्तराखंड का रहने वाला है, तो इसको किस तरीके से कहते हैं? देखिए 7 बिंदुओं पर विशेष रूप से इन्होंने केंद्रित किया है ये बजट। तो देखिए मानव पूंजी में निवेश है ना, यानी कि पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, सर्वांगीण विकास इसमें, या समग्र कल्याण की दृष्टि से क्षमता संवर्धन एवं समावेशी विकास, वही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुलभता होगी, पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, निर्बाध और सुरक्षित संयोजिता होगी, है ना, जिसमें रोपवे, मेट्रो, ट्रेन, ये सारी चीज़ें। इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन। देखिए इकोलॉजी क्या होती है, जैसे कि आप समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, और इकोनॉमी यानी कि उससे जो बिल्डअप इकोनॉमी होगी उसका बैलेंस किस तरीके से होगा, इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर कहा भी है प्रकृति हमें संरक्षित करती है और हम प्रकृति को संरक्षण करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने इसमें टैगलाइन दी है एक तरीके से। तो ये 7 बिंदुओं पर उम्मीद की किरण रखी है इन्होंने, जो कि सप्त किरण से आप समझ सकते हैं, ये 7 पॉइंट जो मैंने ऊपर आपको बताया। तो इनको सप्त किरणों से जो इंद्रधनुष बनेगा वो एक इकोसिस्टम को प्रतिबंधित करेगा, जो प्रतिबिंबित करेगा, जो स्वावलंबन, स्वरोजगार और रोजगार के लिए परिवेश का को दृढ़ता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये बात, ये सप्तऋषि के अंतर्गत सप्त किरणों का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिससे इंद्रधनुष बनेगा, ये बात कह रहे हैं कौन? प्रेमचंद अग्रवाल जी। आगे देखिए, जैसे कि अवगत है कि G20 जो सम्मेलन है उसकी मेज़बानी भारत कर रहा है इस दौर में। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी इसका जो हमारा स्टेट है उसके G20 की 3 संगोष्ठियाँ होनी है। ठीक है, और 3 संगोष्ठियाँ होंगी, जिसमें कि जो मेन गोल है उसका क्या है, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी योग साधना, हमारे वातावरण की आध्यात्मिकता और आयुष ज्ञान पर असीम संभावनाएं विश्व पटल पर लाने का एक बड़ा अवसर है। यानी कि जो G20 जो समिट होगा उसमें मेन क्या चीज़ है कि स्टेट में जो स्थानीय उत्पाद हैं, जो लोकल प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं, या जो कल्चरल हेरिटेज है, या जो योगा है ना, ये जो स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड जो उत्तराखंड में एक आध्यात्मिकता को लेकर, जैसे आपने ऋषिकेश के क्षेत्र में देखा होगा, जैसे कि आपने सुना होगा रिसेंटली ऋषिकेश में G20 का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इस पर भी ये केंद्रित है ये बजट। G20 को भी हमारा प्रदेश एक सहयोग के रूप में देख पा रहा है। आगे देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार का सख्त रुख है, और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064, आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है कि भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए उसका नंबर क्या है, या ऐप का जो कोड है वो क्या है, तो ऐप 1064 इसका हो जाएगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर 1905 भी है। आगे देखिए, हमने देश को सबसे सख्त कानून बनाया है, जो नकल करने वाले व्यक्ति को अधिकतम उम्र तक कैद। तो जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में स्कैम हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसमें स्पेशल प्रोविजन लाया कि जो सख्त नकल विरोधी कानून है उसकी ये बात कर दी गई है इस बजट में या इस भाषण में। ठीक है, आगे देखिए, इस बार जो एनसीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो बजट में एक छात्रवृत्ति का प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, 50,000 रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है, करोड़ों में होगा संभवतः। ठीक है, उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन होता है हरिद्वार में, तो उसी तरीके से युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्रतिबद्ध लेकर सरकार के द्वारा खेल महाकुंभ आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें 15 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी। तो इस बजट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि खेल महाकुंभ को लेकर। ठीक है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना में प्रसव उपरांत माता एवं कन्या शिशु को देखभाल एवं पोषण के प्रोत्साहन हेतु उद्देश्य, इसमें भी गवर्नमेंट ने 19.95 करोड़ का बजट प्रस्ताव किया है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना किससे संबंधित है, तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी जो कन्या शिशु संतान होगी उससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर पीवीटीजी जो होते हैं, यानी कि जो जो जनजातीय समूह हैं, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार जैसे प्रतिबद्ध रहती है कि हाँ इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों। उसी तरीके से राज्य में भी जैसे कुछ ट्राइब्स हैं, जैसे कि बोक्सा और राजी, जो कमज़ोर जनजातियाँ हैं, उनके को विकास को लेकर कुछ नवीन गतिविधियाँ सरकार की क्रियान्वयन की ओर अग्रसर हैं, यानी कि सरकार उसको लेकर भी संवेदनशील है। इसमें ये बात भी कर दी गई है। महत्वपूर्ण है कि हल्द्वानी में राज्य कैंसर संस्थान का संचालन शुरू, तो आपसे ये पूछ लेगा कि राज्य कैंसर संस्थान कहाँ संचालित हो रहा है वर्तमान में, तो हल्द्वानी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखिए। आगे देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र की स्थापना की गई है। तो आई बैंक से रिलेटेड पूछ सकता है कि वर्तमान में आई बैंक और कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट देखिए, कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा जो कलर डॉपलर इको मशीन है वो कहाँ स्थापित की गई, तो देहरादून जो मेडिकल कॉलेज है, दून मेडिकल कॉलेज एवं श्रीनगर गढ़वाल के कैथ लैब में। ठीक है, तो ये 2 जगह देहरादून और श्रीनगर जो मेडिकल कॉलेज है उनमें कलर डॉपलर इको मशीन की स्थापना की जा चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। सरकार के द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का एक संचालन किया जा रहा है। तो जो स्टेट मिलेट मिशन है ये रिलेट करता है जो अन्न से है, यानी कि श्री अन्न का उत्पादन जो उसको प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपके मेन से रिलेटेड है ये दरअसल। ठीक है, तो इसमें 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए, जो लोकल फसलें हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए 20 करोड़ का भी प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, तो आपको मिलेट मिशन से याद रखना है कि हमारे अन्न से संबंधित हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत जो परंपरागत फसलें उगाई जा रही हैं उससे रिलेटेड ये हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत जो परंपरागत फसलें हैं उस पर फोकस, या उसकी गुणवत्ता को चेंज, या उसमें व्यापारिक संभावनाएं क्या है, कमर्शियली उसको यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है जिससे कि फार्मर को एक तरीके से सिक्योर उसका फ्यूचर हो, उसको लेकर ये योजना है, ठीक है। इस विषय में आगे देखिए, 3 वर्षों के लिए फसल विशेष आधारित 6 एरोमा वैलियाँ विकसित की जा रही हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कितनी वर्तमान बजट में एरोमा वैली कितनी विकसित करने की बात की गई है, तो 6 हैं। और उसको जानने के लिए आप देखिए, हरिद्वार में लेमन ग्रास एवं मिंट वैली, नैनीताल और चंपावत में है सिनामन वैली, चमोली और जो अल्मोड़ा है उसमें डेमस्क गुलाब वैली, ठीक है। उधम सिंह नगर में मिंट वैली है, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली है, पौड़ी में लेमन ग्रास वैली। तो आपको जैसे अगर इनके याद रखना है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जिले इसमें प्रभावित हैं इसमें, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि 8 जिलों में ये 6 एरोमा वैलियाँ हैं, ठीक है, जो फसल विशेष आधारित हैं। तो फसल से रिलेटेड ये वैली हो जाएंगी। तो आपको याद ये ज़रूर रखना है कि 6 एरोमा वैली विकसित कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। इनके माध्यम से जो पर्वत क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी आय में जाहिर सी बात है कि रोजगार में वृद्धि होगी। इसके लिए दालचीनी और तिमूर उत्पादन को लेकर आयात कम होगा, ये मेन इसमें फैक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है, पॉली हाउस प्रोजेक्ट जो है। और मिशन एप्पल योजना, यानी कि जो एप्पल है उसका प्रोडक्शन बढ़े, उसके लिए 35 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और राज्य नियुक्तियों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 133.53 करोड़ का भी प्रावधान कर रखा है गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट में, ठीक है। इस बजट में इंपॉर्टेंट ये है, देखिए जो जलवायु दालचीनी एवं तिमूर के उत्पादन के अनुकूल है, ठीक है। तो दालचीनी और तिमूर का जो मिशन है उसको प्रारंभ किया जा रहा है इस बजट में, ताकि इसमें पर्वतीय किसानों की आय में वृद्धि हो, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, ठीक है। आगे देखिए, जमरानी बांध, जैसे कि आपने पटवारी के एग्जाम में देखा होगा, ये पूछा गया था कि किस नदी पर है या किस जिले से है। तो आपको ये याद रखना है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सोंग बांध पेयजल परियोजना पर आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। तो आपको देखिए, जब कोई भी चीज़ बजट में एक तरीके से हाईलाइट हो तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों जो परियोजनाएं हैं किस नदी पर है और किस राज्य के किस जिले में है, ठीक है। तो आगे देखिए, और जैसे लॉजिस्टिक के लिए सरकार के द्वारा उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को आधार बनाया गया है, जैसे कि लॉजिस्टिक पार्क है या वेयर हाउस, इनलैंड कनेक्टर कंटेनर डिपो है, या जैसे ट्रक टर्मिनल कोल्ड स्टोरेज है, इसको लेकर सामान्य जो लॉजिस्टिक की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर ये नीति बनाई गई है, ठीक है। सिडकुल द्वारा केंद्र सरकार की प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। जो प्लास्टिक पार्क है वो सिडकुल फेज़ 2 में उधम सिंह नगर में 40 एकड़ में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। ये 2022 की जो अपने विंसर ईयर बुक का जो बजट सीरीज़ देखा होगा उसमें भी इस बात का जिक्र हुआ है पहले भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा कालीगंगा द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना 4.5 मेगावाट क्षमता के लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया। तो देखिए, जैसे राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये लोकार्पण किया गया तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी योजना अपने आप ही, है ना। तो कालीगंगा द्वितीय आपको याद रखना है, जिसमें कि रिनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन की जो बात की गई है उसमें 90 मेगावाट की तिलोद परियोजना का कार्य पूर्ण कर दिया गया। तो आपको ये ढूंढ के बताना है कि तिलोद परियोजना किससे संबंधित होगी और कहाँ किस जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, लखवाड़ परियोजना के निर्माण हेतु लेटर ऑफ अवार्ड दिनांक 1-2 यानी कि 1 फरवरी 2023 को जारी कर दिया गया, ठीक है। तो लखवाड़ परियोजना को भी आप चेक करिए कि किस जिले में है और किस रिवर पर है, ठीक है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि योजना में युवाओं के उत्साह को बढ़ाने के लिए इसमें सब्सिडी को 40% कर दी गई है, ठीक है। ऊर्जा प्रोजेक्ट को लगाने के लिए इस दर में 40,000 रुपये प्रति किलोवाट की बढ़ाकर 50,000 प्रति किलोवाट कर दी गई है। तो 40 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 50, ठीक है। जैसे वर्तमान में ड्रोन आधारित जो प्रणाली हो रही हैं मोस्टली ट्रैकिंग से रिलेटेड या जो व्यवसाय से संबंधित है, तो उसको लेकर जो ड्रोन आधारित प्रणाली है उसमें अपार संभावनाएं हैं। तो उसको लेकर सरकार के द्वारा डाटा नीति या ई वेस्ट नीति, तो आपसे पूछ सकता है इसमें, ठीक है, कि डाटा नीति किससे संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए, इसमें है कि जैसे पीपी मोड पर एक रोपवे का लोकार्पण हुआ है, ठीक है। तो वो है उत्तरकाशी के यमुनोत्री रोपवे का परियोजना है जो पीपी मॉडल पर। आप समझते हो पीपी मॉडल क्या होता है। ये पीपी मोड दरअसल क्या होता है कि पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी पब्लिक पावर पार्टनरशिप, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें दरअसल होता क्या है कि इसमें गवर्नमेंट की शेयरिंग कम होती है और पब्लिक और जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा ये कार्य को संपादित किया जाता है, ठीक है। तो पब्लिक की भूमिका इसमें ठीक ठाक मात्रा में होती है। तो मल्टी मॉडल बेस पे ये रोपवे बनाया जा रहा है और ये पीपी मोड पर एकमात्र होगा। आपको ये आवश्यकता है कि ये याद रखें आप इसको, ठीक है। और हेमकुंड साहिब और केदारनाथ की बात भी कर रखी है कि उसमें भी रोपवे का कार्य निर्माणाधीन है। उसका भी शिलान्यास 21/10/2022 को हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए, जो सिविल एविएशन है यानी कि नागरिक उड्डयन हेलीपैड, उसमें नगर निगम हरिद्वार की भूमि अधिग्रहण कर नगर निगम हरिद्वार को मुआवजे भुगतान की नई मांग को 63 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि जो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को, जो कि पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा OLS सर्वे कर लिया गया, यानी कि इसका सर्वे हो चुका है, ठीक है। जैसे कि स्वयं सहायता समूह जो होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होती है, उसमें महिलाओं से रिलेटेड आपने सुना होगा लखपति दीदी की बात चल रही है। तो लखपति दीदी परियोजना जो हो रही है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो वुमेन्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये लखपति दीदी परियोजना का टारगेट कब तक है, ठीक है।
आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार के जो युवा हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, यानी कि जो कमर्शियल ट्रेनिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो उसको लेकर ये योजना है। ठीक है, जैसे कि कांस्टेबल में इसने पूछा था तो इससे ये पूछ सकता है। देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है उसमें कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत नगर निकाय देवप्रयाग को राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी राज्य श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जैसे कि देवप्रयाग है जो, उसको राष्ट्रीय स्तर पर हिमालय राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला है। ये क्राइम से रिलेटेड डेटा है। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार लूट, चोरी, संपत्ति बरामदी का राष्ट्रीय औसत 30.2% है। प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में लूट, चोरी, संपत्ति की बरामदी में 68% के साथ उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो जो यानी कि 68% के साथ उत्तराखंड की जो जो रैंक आई है वो फर्स्ट आई है लूट, चोरी की, संपत्ति में बरामदी की। ठीक है, इसको लेकर तो हाल ही में जैसे हमने देखा कि अभी जोशीमठ में फ्लैश फ्लड हुआ, एक तरीके से जो जो ज़मीन का खिसकना या भू धसाव की घटना हमने देखी, उसको लेकर सरकार के द्वारा 1000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है 2023-24 में, ताकि वहाँ के लोगों को राहत का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। ये इस बार के बजट में इंपॉर्टेंट है। जोशीमठ से भी प्रश्न उठे नहीं हैं तो आने की संभावना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपके परीक्षा के लिहाजे से महत्वपूर्ण थे उसको समराइज़ कर दिया गया। वीडियो थोड़ा लंबी हो चुकी है, 24 मिनट की समथिंग हुई है, तो आपको ये कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा ही होगा। बहुत 57 पेज का ये पूरा था सेटअप, इसको कंपाइल करके 24 मिनट में समराइज़ किया गया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।